इस भाग में हम सेलिंग के 14 नियमों की चर्चा करेंगे। सेलिंग के इतिहास में जितने भी सफलतम सेल्स पीपल हुए हैं, उन्होंने कहीं न कहीं, कभी न कभी इन सेलिंग के 14 नियमों का पालन किया है। तो आइए मैं पहला नियम आपको बताता हूं। पहला नियम है द लॉ ऑफ सेल्स, अर्थात बिना सेल के हुए कुछ भी नहीं होता। ये सेल्स ट्रेनर रेड मोटले बोलते हैं। इसका मतलब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं वो बेची जाती है, न कि खरीदी। और समझने के लिए कस्टमर्स को आपको बोलना होगा कि आप खरीदिए, तभी वो खरीदेंगे। एक वर्ल्ड वाइड रिसर्च से यह पाया गया कि 80% ऑफ सेल्स जो होती है वो 5th कॉल के बाद ही संपन्न होती है। एंड इनफैक्ट आप जब तक 5th क्लोजिंग अटेम्प्ट नहीं करते हैं, सेल्स नहीं होता। और भी आपको एक आश्चर्यजनक बात बताऊं कि 50% ऑफ द सेल्स पीपल फर्स्ट कॉल के बाद छोड़ देते हैं, और 50% ऑफ द सेल्स पीपल तो एक बार भी ऑर्डर नहीं मांगते। तो इसका निष्कर्ष क्या निकालें? इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि आप मांगेंगे तो पाएंगे। अब मैं इस नियम का एप्लीकेशन आपको बताता हूं। पहला यह है कि आप अपने आप को या अपने सेल्स पीपल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने रखें। यदि सब कुछ समान रहा तो मात्र आपके इस पालन करने से आपकी सेल इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा एप्लीकेशन यह है कि आप अपने सेल्स प्रोसेस को इस तरह से डिजाइन करें कि या तो आप बार बार बिजनेस मांग रहे हैं या फिर उनको बार बार अवसर प्रदान कर रहे हैं। इसलिए आप मात्र सफलता से एक सीढ़ी दूर रहते हैं या ऑर्डर मिलने से एक क्वेश्चन दूर रहते हैं। इसलिए कभी भी गिव अप मत कीजिए, और जब तक 5 बार आपने ऑर्डर नहीं मांगा तब तक आप उस क्लाइंट को मत छोड़िए। अब मैं आपको सेलिंग के दूसरे नियम के बारे में बताता हूं। यह नियम है द लॉ ऑफ डिटर्मिनेशन, अर्थात आप कितना ऊपर जाएंगे यह डिपेंड करता है कि आप कितना ऊंचा चढ़ना चाहते हैं। अर्थात आपको ऊपर चढ़ने के लिए आवश्यक है कि आप अपने फील्ड में बेस्ट होने की कसम खाएं। और यदि आप ऊंचा गोल अचीव करना चाहते हैं तो पहला नियम तो यह है कि आप उसे पहले सेट करें, क्योंकि यदि आप मुर्गियों के साथ दाना चुगते रहेंगे तो बाजों के साथ उड़ नहीं पाएंगे। इस नियम का एप्लीकेशन कैसे हो, यह जानने के लिए आपको पहला एप्लीकेशन यह है कि यदि आप टॉप 10% को ज्वाइन करना चाहते हैं अपने लाइन में, तो रिजॉल्व कीजिए, प्रतिज्ञा कीजिए कि आज के बाद से आप वही काम करेंगे, वही चीजें करेंगे जो आपको उस टॉप 10% में ले जाएंगी। दूसरा एप्लीकेशन यह है कि अपने आप को आप अपने इंडस्ट्री के, अपने कंपनी के जो वेरी बेस्ट लोग हैं, जो मोस्ट रिस्पेक्टेड सेल्स प्रोफेशनल्स हैं, उन्हीं के साथ आप एसोसिएट कीजिए। तो यह हुआ सेकेंड लॉ। अब मैं आपको ले जाता हूं थर्ड नियम पे। थर्ड नियम है द लॉ ऑफ नीड, अर्थात आवश्यकता का नियम। यह बताता है कि कोई भी खरीद किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की जाती है तो या तो वह किसी आवश्यकता की पूर्ति होती है या फिर किसी असंतुष्टि का निवारण होता है। अर्थात यदि आप किसी को कुछ चीज बेचना चाहते हैं तो सेल्स पर्सन को क्लियर होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि यह उस व्यक्ति की किस आवश्यकता की पूर्ति है। सेल्स सक्सेस तभी आती है जब वह किसी एग्जिस्टिंग नीड्स को सेटिस्फाई करे, या किसी नीड्स को क्रिएट करना नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग नीड्स को क्रिएट करने लगते हैं और वहीं पे हम सेलिंग में फेल कर जाते हैं। और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आप जो आवश्यकता सुन रहे हैं या देख रहे हैं, हो सकता है वो आवश्यकता ना हो। इसीलिए यह आवश्यक है कि आप उनके जिंदगी में उतरें, उनके बारे में जानने का प्रयत्न करें। ऐसा करने से आप उनकी आवश्यकताएं या असंतुष्टि को समझ पाएंगे, और जो ही आप इसको समझ लेते हैं, आप उनका और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे? इसको अप्लाई करने के 3 तरीके हैं। पहला कि सबसे पहले तो आप उसकी आवश्यकताओं को समझिए और अपनी जितनी मान्यताएं हैं, जो धारणाएं आप अपने से मना के चल रहे हैं, उसको आप क्वेश्चन कीजिए। किसी भी चीज को एज्यूम मत कीजिए।
दूसरा कि आप उनके भविष्य को देखिए और भविष्य को देखकर यह देखिए कि उसकी कौन सी आवश्यकताएं अभी संतुष्ट नहीं हो रही है, सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। और तीसरा कि आप कौन सा नया प्रोडक्ट या कौन सा नया सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि उनके एग्जिस्टिंग नीड को सेटिस्फाई कर सके। तो यह था सेलिंग का तीसरा नियम, द लॉ ऑफ नीड। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सेलिंग का चौथा नियम। सेलिंग का चौथा नियम है द लॉ ऑफ प्रॉब्लम्स। यह नियम यह बताता है कि प्रत्येक प्रोडक्ट या सर्विस किसी न किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है या फिर किसी न किसी अनिश्चितता का निवारण होता है। इसको समझने के लिए हम कह सकते हैं कि कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदता, वह आपका सॉल्यूशन खरीदता है। और जितना इंपॉर्टेंट वो प्रॉब्लम होता है उतना ही जल्दी आपका सेल होगा और उतना ही कम सेंसिटिव आपका कस्टमर होगा प्राइस के प्रति। जब भी आपका कस्टमर रिबेट मांग रहा है या डिस्काउंट मांग रहा है, इसका मतलब वह आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं समझ रहा है। तो इसे अप्लाई करने के लिए यह जरूरी है कि आप इस तरह से अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रेजेंट करें कि उसे लगे कि इमीडिएटली यह उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। यह कहलाता है लॉ ऑफ प्रॉब्लम्स। और इस नियम का पालन करने से आप न कभी रिबेट और न ही कभी डिस्काउंट के प्रॉब्लम को फेस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है ये, और स्पेशली इंश्योरेंस या किसी भी सेलिंग प्रोफेशन में जब भी प्राइस सेंसिटिव आपका कस्टमर हो रहा है तो हमेशा याद रखिए कि आप इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सेलिंग का पांचवा नियम। सेलिंग का पांचवा नियम है द लॉ ऑफ परसुएशन। यह बताता है कि किसी भी सेलिंग प्रोसेस का पर्पस होता है कस्टमर को कन्विंस करना कि जो पैसे उसके पास रखे हुए हैं उससे ज्यादा खुश होगा यदि वह उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदे। इसको समझने के लिए यह समझें कि कस्टमर हमेशा कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है, और वह हमेशा यह चाहता है कि वो जिससे खरीदे उसमें विश्वसनीयता हो, तभी जाकर वह खरीदता है। इसीलिए यदि आप विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए उसे कुछ एग्जाम्पल देते हैं, उन्हें बताते हैं कि किस तरह से उनके अड़ोस और पड़ोस का व्यक्ति उन्हीं की तरह रहते हुए भी इस वस्तु या इस सर्विसेज को खरीदकर ज्यादा सुखी है। तो यह था द लॉ ऑफ परसुएशन। अब मैं आपको ले जाता हूं सेलिंग के छठे नियम पे। यह है द लॉ ऑफ सिक्योरिटी। यह बताता है कि हर एक इंसान की प्रकृति में अपने पर्सनल, फाइनेंशियल और इमोशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे ज्यादा इच्छा होती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ह्यूमन के बिहेवियर को ड्राइव करने के लिए सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत जरूरी होता है। किसी भी व्यक्ति का यदि सर्वाइवल से रिलेटेड कोई चीज है तो वह उसे तुरंत करेगा। उसी तरह से दूसरा मोटिवेटर है ह्यूमन के बिहेवियर के लिए, और वह है उसकी सुरक्षा की आवश्यकता। हर आदमी सुरक्षित होना चाहता है। उसी तरह से हर इंसान, हर कस्टमर निश्चित होना चाहता है। इस बिहेवियर के मोटिवेटर को समझ लेने के बाद तो उसको अप्लाई करने में काफी आसानी हो जाएगी। कैसे करेंगे इसको अप्लाई? इसको अप्लाई करने के लिए पहला यह है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह से पोजीशन कीजिए कि पूरी इंडस्ट्री में आपकी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेफ मानी जाए, सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जाए। दूसरा, आप इस तरह से अपने कस्टमर्स के सामने प्रेजेंट कीजिए कि उसे कोई रिस्क ना लगे, उसे लगे कि इसमें गारंटी है, इसमें एश्योरेंस है, इसमें क्वालिटी है। जिस दिन आपके कस्टमर को इसमें सुरक्षा दिखाई देने लगेगी, वह फिर कहीं दूसरे जगह नहीं जाएगा, वह आप ही का प्रोडक्ट या आप ही का सर्विसेज लेगा। अब मैं आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूं सेलिंग का सातवां नियम। यह है द लॉ ऑफ रिस्क। रिस्क क्या है? जब भी व्यक्ति किसी भी तरह का समय, पैसा या भावनाओं को इन्वेस्ट करता है तो उसमें तो रिस्क है ही। अब यह लॉ ऑफ रिस्क क्या बोलता है? यह बोलता है
कि आप उतने ही ज्यादा सक्सेसफुल सेल्स पीपल हो सकते हो जितना कम से कम रिस्क आप दूसरे को दिखा पाते हो। कोई भी व्यक्ति खरीदने से पहले और खरीदते वक्त इसलिए घबराता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं वो मिस्टेक तो नहीं कर रहा है। जो ही आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज उसको इस डर से बाहर निकाल ले जाता है, त्यों ही वह व्यक्ति तुरंत खरीद लेता है। एक चीज का और ख्याल रखना है कि कुछ भी काम जो आप कर रहे होते हैं अपने कस्टमर के साथ, हर एक एक्टिविटी आपकी या तो रिस्क को बढ़ा रहा होता है उसकी नजर में, या फिर रिस्क को घटा रहा होता है। इसीलिए इस नियम का जब आप एप्लीकेशन जानना चाहते हैं तो याद रखिए, आप अपने हर उस एक्टिविटी से जो आप अपने कस्टमर के सामने कर रहे होते हैं, इस बात का ख्याल रखते हुए करेंगे कि इससे उसका रिस्क कम हो रहा है। जितना ही ज्यादा आपके द्वारा रिस्क कम दिया जाएगा, उतना ही जल्दी कस्टमर आपसे आपका सामान या आपकी सर्विसेज को खरीदेगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। इस नियम का ध्यान रखते हुए यदि आप सेलिंग के प्रोसेस को आगे ले जाते हैं, कोई भी आपके सेलिंग को रोक नहीं सकता। अब मैं आपको सेलिंग का 8वां नियम बताता हूं। यह है द लॉ ऑफ ट्रस्ट। इस नियम के अनुसार the trust bond between the salesperson and the customer is the foundation of the successful sale। इसके अनुसार किसी भी सक्सेसफुल सेल के लिए ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो भी सेलर अपने कस्टमर से उसकी रियल आवश्यकता को पूछता है, एक कस्टमर उस पर भरोसा करने लगता है। और कैसे भरोसा पैदा करें, इसके लिए जरूरी यह है कि आप सुने। हम और आप सुनते नहीं हैं। हमें बहुत तकलीफ होती है सुनने में। क्यों? क्योंकि हमारे पास अपना एक कमेंट्री बॉक्स है जो हमेशा बोलता रहता है कि ये सच है, ये झूठ है, ये गलत है, ये सही है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इन सारे चीजों से हटकर जब हम अपने कस्टमर की बात को गौर से सुनते हैं तो हम सही मायने में उसकी समस्याओं को, उसकी आवश्यकताओं को समझ पाते हैं। और एक बार जब हम उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं को समझने लगते हैं तो इसका मतलब ये कि हम अपने आप को और उनको एक भरोसे में बांध लेते हैं। तो इस नियम का एप्लीकेशन करने के लिए यह जरूरी है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि टेलिंग इज नॉट सेलिंग। केवल कहना ही सेलिंग नहीं है। एक और बात का ख्याल रखें कि जब भी आप सेलिंग कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो बीच में कभी कभी साइलेंस होता है। उस साइलेंस को और उस साइलेंस में कंफर्टेबल रहना सीखें। और तीसरी बात कि जितना ज्यादा आप अपने प्रोस्पेक्ट या क्लाइंट को सुनेंगे, उतना ज्यादा आप उसमें भरोसा उत्पन्न कर पाएंगे और उतने अच्छे ढंग से आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को उनको दे पाएंगे। अब मैं आपको सेलिंग का 9वां नियम बताने जा रहा हूं। यह नियम है द लॉ ऑफ रिलेशनशिप। इसका मतलब जो भी सेलिंग है वो वास्तव में और अंततः रिलेशनशिप सेलिंग है। इसको समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि हर कस्टमर रिलेशनशिप पहले चाहता है, प्रोडक्ट और सर्विस बाद में। इनफैक्ट जो कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं, जो बड़े लेवल के सेलिंग होती है, उसमें रिलेशनशिप इवन सेल होने के बाद भी कंटिन्यू रहता है। इसलिए तो यह कहा गया है कि रिलेशनशिप प्रोडक्ट या सर्विस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस नियम को अप्लाई कैसे करें? इसको अप्लाई करने के लिए आप आज से ही यह नियम बना लें कि अपने पूरे समय का 20% समय आप उस कस्टमर पे देंगे जो आपसे पहले ही खरीद चुके हैं। कभी भी अपने कस्टमर्स को ग्रांटेड मत लीजिए। दूसरा एप्लीकेशन यह है कि आप अपने पुराने कस्टमर्स के साथ और अपने अच्छे प्रोस्पेक्ट्स के साथ रेगुलर कांटेक्ट रखें। उन्हें प्रस्तुति कीजिए, अप्रिसिएट कीजिए। कैसे? बाय सेंडिंग थैंक यू नोट। जितना ही ज्यादा तरीका हमें पता रहेगा कि कैसे हम इन्हें थैंक यू बोले, उतना ही ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप रहेगा, उतना ही ज्यादा सेलिंग होगा, उतना ही नजदीक हमारा कस्टमर होएगा। यह था सेलिंग का 9वां नियम। अब मैं आपको ले चलता हूं सेलिंग के 10वें नियम पर। यह नियम है द लॉ ऑफ फ्रेंडशिप। इसके अनुसार एक व्यक्ति
तब तक नहीं खरीदेगा जब तक वो कन्विंस ना हो जाए कि ये जो सेलर है ये हमारा फ्रेंड है या फिर हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर रहा है। तो इसे अप्लाई कैसे किया जाए? अप्लाई करने के लिए आपको फ्रेंड बनाने की जरूरत है, लेकिन इससे पहले कि आपका कस्टमर आपका फ्रेंड हो, यह जरूरी है कि आप पहले उसका फ्रेंड हों। अर्थात अपने प्रोस्पेक्ट या कस्टमर को अपने पर्सनल फ्रेंड की तरह ट्रीट कीजिए। दूसरा, आप देखें कि आपके जितने भी बेस्ट कस्टमर्स हैं वो सारे के सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें या तो आप पसंद कर रहे हैं या फिर वे आपको पसंद कर रहे हैं। यह है द लॉ ऑफ फ्रेंडशिप। अब मैं आपको ले चलता हूं द लॉ ऑफ पोजिशनिंग। यह है सेलिंग का 11वां नियम। इसके अनुसार जिस तरह से कस्टमर्स आपकी कंपनी या आपको पहचानती है या समझती है या जिस दृष्टिकोण से देखती है वही वास्तविकता है। अर्थात आपके प्रत्येक विजुअल एलिमेंट अर्थात ड्रेस, प्रोडक्ट, पैकेजिंग, प्रिंटिंग या प्रमोशन, किसी भी तरह का चीज जो उसके संसर्ग में आता है वह एक इंपैक्ट छोड़ता है, वह एक तरह से उसके माइंड में अपना स्थान बनाता है। यदि यह स्थान अच्छा है तो आपके कस्टमर के दिमाग में काफी अच्छी पोजीशनिंग हो रही है। जो टॉप सेल्स पीपल होते हैं इसीलिए अपने कस्टमर के दिमाग में अपने आप को एक प्रेफर्ड सप्लायर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस नियम का एप्लीकेशन कैसे हो, इसको जानने के लिए और इसको अप्लाई करने के लिए आप यह पता करें कि आपके कस्टमर आपके बारे में क्या सोचते हैं, और जितनी भी ज्यादा अच्छी तरह की बातें आपके बारे में सोचते हैं उसको आप और अपने दूसरे कस्टमर्स के दिमाग में पोजीशन कीजिए। उन्हें बताइए कि किस तरह से आपकी कंपनी या आपका नाम इतने अच्छे ढंग से दूसरे कस्टमर ले रहे हैं। दूसरा एप्लीकेशन यह होगा कि आप आज से यह निश्चित करें कि किस तरह का स्थान आप अपने कस्टमर के मस्तिष्क में अपने लिए बनाना चाहते हैं या अपने प्रोडक्ट के लिए बनाना चाहते हैं, और आज से ही किस तरह से एक एक काम आप उस दिशा में बढ़ाएंगे कि एक दिन जो आप सोच रहे हैं वो आप पा जाएंगे। पोजीशनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास लाख अच्छा प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, लेकिन यदि आप उसे पोजीशन नहीं कर पाते हैं तो वह नहीं बिकेगा। इसीलिए तो लॉ ऑफ पोजीशनिंग का इतना ज्यादा महत्व है। यह था 11वां नियम, सेलिंग का 11वां नियम। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सेलिंग का 12वां नियम। यह है द लॉ ऑफ पर्सपेक्टिव। अर्थात जिस तरह से कस्टमर आपको देख रहा है वो डिटरमाइन करता है कि आपका इनकम क्या होगा। यदि आपका कस्टमर आपको बहुत अच्छी नजरों से देखता है, आपकी बहुत प्रशंसा करता है, तो समझिए कि आपका इनकम बढ़ सकता है या बढ़ने वाला है। और यदि कस्टमर्स आपसे खुश नहीं है तो निश्चित मानिए कि यह इनकम जो यदि आप पा रहे हैं वो उसके लायक नहीं है, या फिर इनकम को बढ़ाना मुश्किल होगा। इसको समझने के लिए यह समझिए कि जो भी कस्टमर यह देखता है कि आप उनके लिए काम कर रहे हैं, तब यह निश्चित मानिए कि आपकी इनकम आगे बढ़ेगी। इसीलिए जो टॉप मनी अर्नर्स होते हैं सेलिंग लाइन में, वो सेल्समैन के रूप में नहीं जाने जाते, वो या तो कंसल्टेंट के रूप में जाने जाते हैं, या हेल्पर के रूप में जाने जाते हैं, या काउंसलर के रूप में जाने जाते हैं, या एडवाइजर के रूप में जाने जाते हैं। कस्टमर्स उनको कंसल्टेंट मानते हैं, अपना एडवाइजर मानते हैं। तो इस नियम का यदि अप्लाई किया जाए तो कैसा होगा? यह होगा कि आप अपने आप को कस्टमर के सामने इस तरह से पोजीशन कीजिए जैसे आप उसके लिए काम कर रहे हो, न कि आप अपने कंपनी के लिए। और दूसरा, आप सिंगल माइंडेडली फोकस कीजिए कस्टमर पे, उनकी आवश्यकता पे, उनकी समस्याओं पे, उनके सिचुएशन पे, और ऑलवेज हमेशा इस तरह से बात कीजिए कि कैसे आप उनके गोल को पहुंचाने में और गोल को अचीव करने में मदद कर सकते हैं। ज्यों ही आपका कस्टमर आपको अपने दोस्त के रूप में देखने लगता है, आपको अपने कंसल्टेंट और एडवाइजर के रूप में देखने लगता है, आपका इनकम बढ़ने लगता है। यह था सेलिंग का
12वां नियम। अब मैं आपको ले चलता हूं सेलिंग के 13वें नियम पे। यह नियम है द लॉ ऑफ एडवांस प्लानिंग। इसके अनुसार द बेस्ट सेल्स पर्सन प्रिपेयर थॉरोली बिफोर एवरी कॉल। प्रत्येक मीटिंग से पहले सेल्स पर्सन अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जिस सेल्स पीपल के पास अपने कस्टमर की रियल सिचुएशन की रियल नॉलेज होगी, वही सेल्स पीपल अपने सेल में कामयाब होगा। वास्तव में ऐसा कहा गया है कि सेल्स प्रोफेशनल्स अपने क्वेश्चंस को बहुत पहले तैयार कर लेते हैं। तो इस नियम को कैसे अप्लाई करें, इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी एक आदतें डालें जो प्लान करे, प्रिपेयर करे एंड रिव्यू करे, जो अपने घर से या ऑफिस से निकलने से पहले चेकलिस्ट को थॉरोली चेक करके निकले, जो अपना ग्राउंड वर्क और होमवर्क पूरा करके निकले। आपको एक हिदायत है कि कभी भी अपनी याददाश्त पर भरोसा ना करें, क्योंकि यह सेलिंग और आपके कस्टमर का मामला है। एक भी चीज जो आपने वादे किए और यदि आप नहीं पूरा कर पाए तो आप हमेशा हमेशा के लिए अपने कस्टमर के द्वारा नीची निगाहों से देखे जाएंगे। इसीलिए यह आवश्यक है कि आप मीटिंग से पहले और मीटिंग के बाद हर समय अपना एक नोट तैयार करें, जिसको आप नेक्स्ट मीटिंग में जरूर ले जाएं। यह था द लॉ ऑफ एडवांस प्लानिंग। अब मैं आपको ले चलता हूं सेलिंग के 14वें नियम पर। यह नियम है द लॉ ऑफ परवर्स मोटिवेशन। मोटिवेशन का एक अजीबोगरीब नियम। यह नियम बोलता है कि हर कोई खरीदना चाहता है, लेकिन यह नहीं चाहता कि कोई आदमी उसे बेच के चला जाए। आश्चर्य है ना? इसीलिए तो जब भी आप किसी कस्टमर के पास अपना कोई प्रेजेंटेशन दें तो याद रखें कि खरीद वो रहा हो, आप बेच नहीं रहे हो। अर्थात उसे ऑप्शंस आप दीजिए, चॉइस उसे करने दीजिए। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि जो बेस्ट पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे पर फोर्स नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है, इंजीनियरिंग करनी है तो ये फायदा है, ये घाटा है, मेडिकल करना है, ये फायदा है, ये घाटा है, स्पोर्ट्समैन बनना है, ये फायदा है, ये घाटा है, अब आप चूज करो। और इसीलिए आप पाते हैं कि ऐसे पेरेंट्स के बच्चे अपने प्रोफेशन को अच्छा चूज करते हैं और अपने लाइन में काफी कामयाब होते हैं। क्यों? क्योंकि वह जानते हैं कि यह चॉइस उन्होंने की है। यह है मोटिवेशन का एक अजीबोगरीब नियम। और एक खास बात है, यह खास बात यह है कि आपका जो कस्टमर है, आपका स्टूडेंट बनने के लिए लालायित है। वह चाहता है कि आप उसे टीचर के रूप में लेसन प्लान दें, आप टीचर के रूप में उसको प्रेजेंट करें, उसको समझाएं, उसको बताएं कि उसका क्या फायदा है। जब आप इस तरह से उसे मोटिवेट करते हैं, वह कस्टमर आपसे प्रोडक्ट या सर्विसेज आसानी से खरीद लेता है। तो ये थे सेलिंग के पूरे 14 नियम। आपने शास्त्र में भी सुना होगा कि किस तरह से श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्षों की तपस्या के बाद एक राम राज्य की स्थापना की। उसी तरह से इन 14 नियमों की कसौटी पे कसकर जब आप सेलिंग की दुनिया में उतरेंगे तो सफलता आपके चरणों की किर्त दासी बनेगी।